Welcome to all the respected village representatives, teachers, youth leaders, and my fellow participants. I would like to invite our respected principal, sir, for the lighting ceremony. Please, principal, sir. आज की ग्राम सभा में आप सभी का स्वागत है। इस ग्राम सभा का उद्देश्य ग्राम की सभी छोटे बड़े समस्याओं का समाधान निकालना है। आज हम सबसे पहले अपने पिछले प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे, सभी की समस्याओं को सुनेंगे और जो भी नए प्रस्ताव होंगे उन्हें सर्वसम्मति से पास किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि एक एक करके अपनी बातों को रखिए। आइए हम सभी इस मॉडल युद्ध ग्राम सभा की शुरुआत एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों एवं ग्राम के विकास में युवाओं की भागीदारी को साथ करके करें। सचिव से आज की एजेंडा को सुनेंगे। मैं इस मॉडल युद्ध ग्राम सभा में सचिव की भूमिका निभा रही हूँ। एक सचिव के तौर पर मेरा कार्य प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करना, बैठकों का आयोजन और रिकॉर्ड रखना, सरकारी योजनाओं को लागू करवाना और ग्रामीणों व अधिकारियों के बीच संपर्क स्थापित करना होता है। मुझे ये बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि पिछले ग्राम सभा में ग्रामीणों के द्वारा उठाए गए मुद्दे जैसे पीने का पानी, ग्राम के आसपास जो साफ सफाई की जो समस्या थी, वो सभी हमारे सरपंच महोदय के कुशल नेतृत्व में पूर्ण कर लिए गए हैं। साथ ही ग्राम के ग्राम में व्यवस्था किया गया जिससे सभी ग्रामवासियों को पानी सुचारू रूप से मिल सके एवं साथ ही ग्राम के प्रमुख स्थानों पर कचरादान निर्माण किया गया है। ग्राम पुस्तकालय निर्माण का कार्य अभी भी पूरा नहीं हो पाया है, जिसके लिए हम लगातार। सचिव मैडम, आप नए विषयों में चर्चा करते रहिए। पुराने विषयों के वादे को तो पूरा ही मत कीजिए। उस बुढ़िया को तो आज तक पेंशन ही नहीं मिली। पिछली बार भी वादा किया था पेंशन देने का, लेकिन आज तक हमारा पेंशन ही नहीं मिला। हे ईश्वर, दया करो, मेरी तो टांगे भी थक चुकी है इस सभा में आते आते। दादी जी, थोड़ी देर आप शांत रहिए, आराम कीजिए, वक्त लीजिए। हम आपको बोलने का मौका जरूर देंगे। फिकर नॉट। हमारे गांव में तो बिजली ही नहीं आती है और जिस दिन बारिश या तूफान आती है उस दिन तो बिजली की नामो निशान ही नहीं रहती। ये समस्या की वजह से हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते। आराम से बैठ जाइए। हम आपको भी जरूर सुनेंगे। अभी के लिए शाम तक बनाइए ना। हमें तो ये भी नहीं पता कि सभा के सारे सदस्य मौजूद है या नहीं। क्यों इन्हें परेशानी मोल ले रहे हैं? जिसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और यह उम्मीद है कि यह कार्य जल्दी पूरा हो जाएगा। आज प्रमुख एजेंडा है युवा के पोषण एवं स्वास्थ्य, खेलकूद एवं विकास, महिला सशक्तिकरण, किसानों के बीच घाट एवं घोल, लाइब्रेरी निर्माण, मेले का आयोजन। क्या ग्राम सभा के सारे सदस्य मौजूद हैं? जी सरपंच महोदय, पहले मैं यह जान लेता हूं कि आज के इस मॉडल ग्राम सभा में सभी सदस्य मौजूद हैं या नहीं। क्या यूथ सहयोगी मौजूद हैं? मौजूद है। क्या किसान सहयोगी मौजूद है? और एसएचजी मेंबर? सरपंच महोदय, अब मुझे लगता है कि हमारा सभी सदस्य मौजूद हैं। कृपया आप
आज के इस मॉडल ग्राम सभा प्रारंभ करने की अनुमति दे। आज की सभा प्रारंभ की जाए। आज ग्राम सभा में मैं पिछले प्रस्तावों की बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में जो वादे हुए हैं उसमें से पुस्तकालय निर्माण का जो कार्य है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। और तो और गांव का हर एक बच्चा इसके इंतजार में है कि कब लाइब्रेरी खुलेगी। क्या हम जान सकते हैं हमें क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? अरे वाह, ये तो है ही। लोग बाहर एआई पे जी रहे और हम यहाँ गोबर पे। मैं एक शिक्षक होने के नाते आप सभी को ये बोलना चाहती हूँ कि आप सभी के लाल दुलारे हमारे गांव के स्कूलों को बड़े चाव से तोड़ते हैं। हमारे स्कूलों को मरम्मत की इतनी जरूरत है कि हमें रोना आता है। हमारे स्कूल में यहाँ तक कि किताबें भी नहीं है। लाइब्रेरी की तो हम सपने ही देखते हैं और स्कूल बिल्डिंग की तो बात ही नहीं है। हम शिक्षकों की सीट एवं मेज पे टूटी हुई है। इन सब से मेरे पास एक प्रश्न हमेशा आता है, सरपंच जी क्या भूल गए कि विद्यालय ही सफलता का जड़ होता है? ध्यान देंगे। मैं एक अभिभावक होने के नाते मुझे स्कूल के साथ साथ बच्चों की भी बड़ी चिंता होती है। और मिड डे में मुझे आप जवाब दीजिए कि क्या आपको हमारे बच्चे भेड़ बकरी की तरह दिखते हैं, जो आप खाना भी उसी तरह बनाते हैं? आप जो चावल देते हैं वो आधा पका हुआ रहता है और दाल पानी पानी सा रहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बच्चे बीमार हो जाएंगे और स्कूल नहीं जाएंगे, तो उनके भविष्य का क्या होगा? ये तो काफी गंभीर मुद्दा है। एसएसजी मेंबर 1, आपका क्या कहना है? कृपया आप लोग सिर्फ मुझे ब्लेम मत कीजिए। लोग से ही सामान लेट से आता है तो हम कैसे सही से बना पाएंगे? और हमारे पास राशन कार्ड भी है तो ऐसा एक झोपड़ जैसा। इस झोपड़ पर रखने वाले वस्तुओं से आखिर क्या ही उम्मीद रखने हैं? आप लोग लाल प्यार से अपने बच्चों को पैसे दे देते हैं जिससे वे चिप्स जैसे अन्य चीजें खाते हैं। जो भोजन हम बनाते हैं वे तो खाते ही नहीं। हम जबरदस्त पकड़ कर खिला तो नहीं सकते। आप लोगों के इस आप लोग के इल्जाम लगाने से अच्छा है कि कोई उचित उपाय सुझाए। अरे आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जब सब्जियां आती है तो उनसे खिचड़ी बनाने की जगह बाजार में बेच दिया जाता है या घरों के लिए चुरा लिया जाता है। किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। बस और बात फिर शुरू करिए क्या? आप लोग तो अभी से ही लड़ने लग गए। आप लोगों की समस्या गंभीर है, हम समझते हैं। हम सभी को ध्यान देंगे और सप्लाई भी जांच करेंगे। वार्ड नंबर 2, आपकी क्या राय है? अरे ग्राम सभा की स्कूल वालों का घर मिड डे मील के राशन से भरे या ना भरे, लेकिन गांव के सारे नाले कूड़ा करकट से जाम होते चले जा रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब नाले का गंदा पानी लोगों के घर में घुसना शुरू कर दे, फिर हम उन पर क्या छम छम नाचे। मुझे तो ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा तो यहाँ के लोग भूल ही गए। मैं तो शिकायत कर करके थक चुकी हूँ। मैंने बहुत बार लोगों को सुझाव भी दिया, लेकिन सब चाहते हैं कि हम सभी कार्य ग्राम सभा पर थोप दे। ऐसे में ये व्यवस्था कैसे चलेगी? आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। आंगनबाड़ी वर्कर, आप क्या कहना चाहेंगे? ग्राम सभा में खान पान का सुविधाएं अपर्याप्त है, जिसकी वजह से सामान्य से वजन कम होता जा रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ऐसे में एक स्वस्थ एवं विकसित ग्राम सभा की कल्पना करना मुश्किल है? इस ग्राम सभा में बच्चों का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और हर रोज वो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा ग्राम सभा बिना किसी सोच विचार के बस अपनी दिशा में चल रहे हैं, जबकि आने वाली नई पीढ़ी अस्वस्थ होती जा रही है। हर एक चर्चा के बाद क्या बात करना जरूरी है? आशा वर्कर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे?
मैं आपकी समस्या कैसे सुनूं, जबकि मुझे ही 6 महीने से पैसे नहीं मिले हैं। इसके कारण मेरे पार्लर वाले मेरा मुखड़ा ही भूल गई है। ऐसे में जब मैं बच्चों को इंजेक्शन देती हूँ तो वो सुई से ज्यादा मेरी शक्ल देख के रोते हैं। ऐसे में मैं कैसे आर्थिक सहायता के घर घर जा पाऊंगी? यहाँ तक कि हमारे पास वर्तमान में कोई भी ऐसी दवाइयाँ या पोषक चीजें नहीं है जिससे हम ग्राम सभा में जरूरतमंद को दे सकें। ऐसे में गर्भवती औरतों को अस्पताल और लोगों के घर जाकर उनका स्वास्थ्य का हालचाल जानना संभव हो पाएगा क्या? आशा जी, क्या आपको बस अपने चेहरे और वेतन की पड़ी हुई है? जबकि यहाँ हमारे अस्पताल में फर्नीचर तो है ही नहीं, और साथ साथ दवाइयाँ, वो तो अब सिर्फ हमारे सपनों में है। ऐसे तो हमारे ग्राम सभा का डेवलपमेंट तो हो ही नहीं पाएगा। सरपंच महोदय, क्या हमारी इस ग्राम सभा में जो धनराशि मनरेगा के लिए मिली है, क्या हम उसका प्रयोग अपने गांव के नालों की साफ सफाई और पुल निर्माण में नहीं कर सकते हैं? आखिरकार ये पैसा कब तक ग्राम सभा की तिजोरी में पड़ा रहेगा? या उस तिजोरी में रखने से पैसा दुगना होता है जो उससे आप बचा कर रख रहे हैं? इस पैसे का उपयोग सही ढंग से करें महोदय, इससे साफ सफाई बनी रहेगी, बल्कि पुल निर्माण से लोगों की आने जाने में भी सुविधा होगी। हर बार बारिश की वजह से कोई ना कोई पुल टूट ही जाता है और फसल तैरने लगती है। मेरी आपसे गुजारिश है कि ग्राम सभा लोगों की सुविधा के लिए सबसे पहले इन जरूरी कामों पर ध्यान दें। जरा चर्चा को तो आगे बढ़ने दीजिए, शांत तो हो जाइए। रोजगार सहायक, आपकी कोई परेशानी? जरूरी कामों पर कैसे ध्यान दें? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस ग्राम सभा में सबको अपनी अपनी शिकायतों की किताब ही खोलनी है, लेकिन जब काम की बारी आती है ना तो कोई काम मांगता है और ना ही कोई जॉब कार्ड के लिए अप्लाई करता है, और तो और काम देने से भी इनको कोई ये काम करते आते ही नहीं है। जब हमारे किसान भाई हमारा सहयोग नहीं देंगे तो ऐसे में एक खुशहाल और विकसित ग्राम सभा की उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। हम किसानों पर भाषण मत कीजिए। ना तो ये ग्राम सभा किसानों को समय पे खाद मिल रहा है, ना समय पे बीज उपलब्ध हो पा रहे हैं, और तो और जबकि मेरा पिछला साल मेरा फसल जल गया, उसका मुआवजा आज तक नहीं मिला, और ना ही कोई आर्थिक सहायता मिली है। हमने कई बार काम के लिए आवेदन भी दिया है, लेकिन आज तक कुछ पता नहीं चला। ऐसे में हम गरीब किसानों का क्या होगा? क्या ग्राम सभा का? मुझे तो बजट की चलते डर लग रही है। यहाँ तो देखो वो बस पैसे और डालने के नाम पे रो रहे हैं, लेकिन इस ग्राम सभा में युवाओं को खेलने का मैदान नहीं दिया जा रहा है, ना ही उनको कई आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। उनको कोई जगह नहीं मिल रही इस गाँव में और गलत चीजें करने लग जाते हैं, जिससे इस ग्राम सभा में युवाओं की विकास नहीं हो पा रहा है। अगर आपको शांत वाले सब के बारे में पता है तो चुप बैठिए। वार्ड मेंबर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इस ग्राम सभा के युवाओं को खेत, मैदान, सामग्री और इंटरनेट की सुविधा चाहिए। इस ग्राम सभा के युवाओं के उम्मीदों को हमेशा नीचे रखा जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी जरूरतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। सरपंच जी, क्या आप जान सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? अरे बाबू, टिपे ना कर। इस ग्राम सभा में इस बुढ़िया की भी सुनेगा कोई? लगता है बढ़ती उम्र के साथ हमारी आवाज भी दबा दी जा रही है। पहले बूढ़े लोगों को पेंशन दीजिए, उसके बाद सोचें बच्चों के इंटरनेट लगवाने के बारे में। दादी जी सुनिए, आराम से आप बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए। हाँ। जैसे कि मैंने कहा, हम सभी को बारी बारी से मौका देंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। आप सभी की परेशानियां जो भी है, हम उसे एक एक करके सुनेंगे।
इस ग्राम सभा का उद्देश्य ही है सभी समस्याओं का समाधान ढूंढना। पहले हम ये तो जानते कि हमारे ग्राम सभा में कुल कितना बजट है, जिससे आप सभी की समस्याओं का समाधान निकाला जाए। डेटा एंट्री ऑपरेटर जी, बजट से हम सभी को अवगत कराए। सरपंच जी, इस वर्ष हमारी ग्राम सभा में केवल 5 लाख है। जैसा कि आप जानती हैं, हमारे ग्राम सभा में जरूरतों का अंबार लगा है और इतने बजट से सभी को खुश कर पाना संभव नहीं। हमारे पास पहले से भी कुछ बजट आए हैं, जैसे कि पहला है लाइब्रेरी के लिए, दूसरा हेल्थ कैंप के लिए, तीसरा स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए, चौथा ब्रिज बनाने के लिए और आखिर में पेंशन के लिए आए हैं। बजट का बंटवारा करने से पहले मैं प्रमुख समस्याओं को जानना चाहती हूँ। सहायक सचिव जी ने मुझे कुछ प्रमुख समस्याओं से अवगत कराया, जो कि इस प्रकार है। इंटरनेट और लाइब्रेरी का निर्माण, युवाओं के पोषण की समस्या, खेलकूद एवं मैदान का विकास, किसानों के बीच खाद एवं फूल का विकास, मेले का आयोजन। इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी को 1-1 लाख रुपया दे देती हूँ। सरपंच जी, 1 लाख से हमारा क्या होगा? इससे तो हमारा समस्या सुलझ नहीं पाएगा। जी हाँ, सही कहा आपने, ये तो काफी कम रकम है। आप रकम को थोड़ा बढ़ाइए सरपंच जी। ठीक है, आराम से बैठ जाइए। ठीक है, इस बजट को ध्यान में रखते हुए आप लोग को कितने पैसे की जरूरत है, कृपया एक-एक करके बताएं। मेरा सरपंच जी से बच्चों के बौद्धिक विकास एवं उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाइब्रेरी एक अच्छी भूमिका निभा सकता है। ऐसे में मेरी आपसे आग्रह है कि इस जरूरी सुविधा को सर्वप्रथम पूरा करें, जिससे सभी बच्चे शिक्षा में अपनी रुचि बढ़ा सके। इसके लिए ग्राम सभा के बजट से 1,50,000 रुपये प्रदान करें। धन्यवाद। आप फिर से शुरू हो गए, आराम से बैठिए। सफाई और स्वच्छता पर भी ध्यान दें। जहाँ देखो वहीं गंदगी ही गंदगी है। गांव में गंदगी इतनी ज्यादा है कि हर तरफ मलेरिया जैसे बीमारी फैलने वाले मच्छर ही मच्छर हैं। ऐसी परिस्थिति में सभी को स्वस्थ एवं साफ रहना काफी जरूरी होता है। इस गंदगी को साफ करने के लिए सरपंच से आपसे आग्रह है कि आप कम से कम 2 लाख प्रदान कीजिए, नहीं तो इसका बिना हमारे लोगों को काफी तकलीफ और काफी सारे बीमारियों से गुजरना पड़ेगा। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार आता है। क्या आप लोगों को ये नहीं पता? जान बचाने के लिए प्लीज शांत हो जाइएगा। इस सभा में मुझे बार-बार ऐसा क्यों लग रहा है कि युद्ध की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है? हमें तो कुछ ज्यादा बजट भी नहीं चाहिए। क्या इस ग्राम सभा में युवाओं को 50,000 भी नहीं दी जाएगी? मेरा सरपंच महोदय से अनुरोध है कि युवाओं के विकास के लिए कम से कम यह धनराशि प्रदान करें। आज हमारा किसान भाई बहन बहुत ही परेशानियों से सामना कर रहा है। इसी ग्राम सभा में उपस्थित हर एक आदमी कृषि से जुड़ा हुआ है, किंतु समय में खाद और बीज उपलब्ध न होने से खेती बहुत प्रभावित हो रही है। हम किसानों का खेती ही मूल आधारिया है। ऐसे में कम से कम सरपंच महोदय 2,50,000 रुपया किसानों को दिया जाए। आराम से, अब तो शांत हो जाइए। नमस्कार आपको। तो और बताइए, एसएफजी का क्या होगा? हमें अपने लोगों को मदद करने के लिए अच्छी ट्रेनिंग देनी होगी, ताकि हमारी सब्जियां अच्छे दामों में बिक पाए। क्या हम यहाँ कठपुतली बनने आए हैं या हमें सजावट में लाया गया है? हम जो भी उगा रहे हैं कम से कम वो लोगों के काम आ सके। पिछली बार मेरे आलू को मूल्य उचित नहीं मिलने से सब बर्बाद हो गया। ग्राम सभा ये न भूले कि यह किसानों की सभा है। हमारे ही मत अब बैठक को साकार बनाते हैं। मेरा तो यही मानना है, जब पैसे मिल ही रहा है तो क्यों ना कुछ पैसे हम स्वयं सहायता ग्रुप को और कुछ पैसे युवा कार्यक्रम को दे देना चाहिए। ऐसा न हो कि सारे पैसे केवल नाले और पुल पर खर्च किया जाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाकी का हाल क्या होगा?
मेरा भूल जाए, स्पोर्ट्स का कीस भूल जाए, सब खाली हो जाएगा। आराम से हम इनका समाधान जरूर निकालेंगे। आप प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे अब तो बस खेत खेत का नारा लगा रहे हैं। अब जरा ये तो बताइए कि अगर आज का युवा पढ़ा लिखा ना हो या उसके पास कोई स्किल्स ना हो तो तुम्हारे खेतों में काम कौन करेगा? और तो और उसका संरक्षण कैसे करेंगे आप? जब आने वाला समय बिना स्किल्स के आगे बढ़ेगा तो आने वाला समय में हमारा गाँव का क्या होगा? हमारा देश चौथी इकोनॉमी में दिखावा के लिए तो है ही, और अगर बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो कुछ बदलाव हो ही नहीं पाएगा। कम से कम हमें इस ग्राम से अपने बच्चों के भविष्य के लिए नई पहल किया जाना चाहिए। और हमारे लिए क्या, हम लोग तो पेंशन का इंतजार करते करते लगता है मर जाएंगे, तो उसके बाद हमारे कब्र पर चढ़ाओगे पेंशन? आप सभी शांत हो जाइए, ठीक है? आप सभी शांत हो जाइए, रुकिए। मैं आप सभी की समस्याओं को ध्यान देते हुए धन आवंटन इस प्रकार कर रही हूँ कि बच्चों के विकास से ही एक ग्राम सभा का विकास होता है। इसलिए शिक्षा जैसी बेसिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम पुस्तकालय के लिए मैं प्रथम 1,25,000 प्रदान करती हूँ। जैसा कि हमारे वार्ड मेंबर ने बताया है, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार आते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम स्वास्थ्य को 1.5 लाख देंगे। इस ग्रामीण सभा में हम सभी किसान भाई बहन इस उम्मीद के साथ आए हैं कि उनकी कृषि संबंधित समस्याओं का बहुत हद तक निवारण किया जा सके, जिसके लिए मैं उन्हें भी 1,25,000 देती हूँ। ऐसा नहीं है कि ग्राम सभा युवाओं को नजरअंदाज कर रहा है। हमारा देश युवाओं का देश है। उनके संपूर्ण विकास के लिए खेल की सामग्री और मैदान की जो भी जरूरतें हैं, उनको 50,000 प्रदान किया जाएगा। हमारे इस ग्राम सभा में हर उम्र के लोगों की समस्याओं का निवारण किया जा रहा है। ऐसे में बूढ़ी दादी को उनके पेंशन समय में मिल जाए, उसके लिए 50,000 प्रदान किया जाएगा। सरपंच महोदय, हमारे इलाके में बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा फसलों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में विद्यालय के आसपास किचन गार्डन एक अच्छा ऑप्शन होगा, जिससे हम कई चीजें उगा सकते हैं और आंगनबाड़ी के बिल में देने में सहायक होगा, जिससे बच्चों के बेसिक जरूरत पूरी हो जाएगी और कुपोषण से दूर रहेंगे। सरपंच जी, कृपया मेरे विचारों पर ध्यान दें। आप सही कह रहे हैं। अगर महिलाओं को स्कूल के नजदीक जमीन दी जाए तो एसएनजी वहाँ पे किचन गार्डन बनाया जा सकता है। आप महिलाओं को हवा की तरह नजरअंदाज न करें। यह वर्तमान 1920 से नहीं चल रहा। मेरा इस ग्राम सभा को ये सुझाव है कि इस ग्राम सभा को नए माध्यम से जोड़ने के लिए मैं ग्राम सभा के युवाओं से आग्रह करूंगा कि वो अपना सहयोग से लाइब्रेरी में इंटरनेट को मैनेज करें। यह कार्य जरूर होगा। मेरा इस मॉडल यूथ ग्राम सभा को यही सुझाव है कि ऐसे में हमें एक मेले का आयोजन करना चाहिए, जिसमें स्वस्थ जागरूकता और महिलाओं की दुकान लगवाना है, जिसमें महिलाएं अपने सामान को बेच सकती है और सभी समूहों का भला भी हो जाएगा। जब हम मेले का आयोजन करेंगे तो ग्राम सभा में लोगों की एकता में भागीदारी स्वर पर धनराशि इकट्ठा किया जा सकता है। साथ ही हमारे ग्राम सभा की प्रतिभाशील लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद। अब मैं आप लोगों के सामने आज मॉडल पहला प्रस्ताव सुनाना चाहूँगा।
कृपया आप सभी इस प्रस्ताव को पूरे ध्यान से सुने। मौजूदा इस ग्राम सभा में उपस्थित सभी सदस्यों की परेशानियों को सुनने के बाद, साथ ही उनके द्वारा दिए गए विचारों को समझने के बाद ग्राम सभा ने कई प्रमुख मुद्दों पर अपना विचार दिया, जिसके बाद यह सभा कुछ प्रस्तावों को अपने फाइनल प्रस्ताव में शामिल किया। सरपंच महोदय, आज के इस मॉडल ग्राम सभा का फाइनल प्रस्ताव इस प्रकार है, जैसे लाइब्रेरी को प्रारंभ करना है इंटरनेट की सुविधा के साथ, स्वस्थ एवं स्वच्छता संबंधित मुद्दों पर कैंप आयोजन करना, युवाओं के खेल के मैदान को ठीक करना एवं खेल से संबंधित दूर की देना, पूल का निर्माण करना और अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध कराना, साथ ही खाद की जरूरत को पूरा करना और पेंशन के आयोजन करना, जिससे ग्राम में बुजुर्गों को आर्थिक सहायता मिले, किचन गार्डन तैयार करना, जिसके तहत कुछ नए बीज रोपण किया जा सके और मेला का आयोजन करना है, जिसमें सभी ग्रामवासियों की सामूहिक भागीदारी होगी। धन्यवाद। इस ग्राम सभा में उपस्थित सभी सदस्य बताए गए प्रस्तावों से सहमत हैं? अगर है तो हाथ उठाकर अपनी सहमति प्रदान करें। मेहमान है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इस सभा में उपस्थित सभी सदस्य प्रस्तुत प्रस्ताव से सहमत हैं। ऐसे में एक सहयोगपूर्ण प्रस्ताव को पास किया जा रहा है। अब तो प्रस्ताव तय है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सामग्री को मेले में शामिल करने के लिए। यह अवसर हमारी महिलाओं को शासन करेगा। आखिरकार अब मैं खुश हुई। एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दिल की आग बुझी। कम से कम आपने मेरी बात सुनी और पुल के साथ साथ ब्रिज निर्माण का भी ध्यान रखा। पर देखना होगा ये हो पाता है कि नहीं। सरपंच जी, आपका धन्यवाद। चलिए, सुनकर अच्छा लगा कि आप सभी ने हम युवाओं के लिए खेल की सामग्री, मैदान और इंटरनेट की सुविधा को अप्रूव किया। उसके लिए सरपंच जी को धन्यवाद। चलिए मान लेते हैं, लेकिन हमारा पेंशन कैंप में भूल मत जाना, नहीं तो अगली सभा में पूरी की पूरी टोली लेके आऊंगी। ग्राम सभा में मौजूद सभी सदस्यों से आग्रह करती हूँ, आप सभी ग्राम सभा की उन्नति एवं विकास के लिए शपथ लें। मैं ग्राम सभा में मौजूद सभी सदस्यों से आग्रह करती हूँ, आप सभी ग्राम सभा की उन्नति एवं विकास के लिए शपथ लें। ग्राम सभा में मौजूद सभी सदस्यों से आग्रह करती हूँ, आप सभी ग्राम सभा की उन्नति एवं विकास के लिए शपथ लें। मैं ग्राम सभा में मौजूद सभी सदस्यों से आग्रह करती हूँ, आप सभी ग्राम सभा की उन्नति एवं विकास के लिए शपथ लें। हम ग्राम सभा के सदस्य संविधान का सम्मान करते हुए अपनी गांव पंचायत समाज और देश के सेवा और विकास के लिए ईमानदारी से कार्य करेंगे। हम अपने कर्तव्यों के प्रति
प्रति जागरूक रहेंगे जागरूक रहेंगे और गांव के हर व्यक्ति के हित के लिए समर्पित प्रयास करेंगे। साथ ही हम अपने गांव के आसपास को साफ सुथरा रखेंगे और ग्राम के विकास के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय ग्राम सभा। हम अपनी ग्राम सभा यही समाप्त करते हैं। अगली ग्राम सभा में मिलेंगे। Thank you all the participants for your active participation. Now, I want to call our respected principal to say few words regarding this model youth Gram Sabha. Please, principal sir. इस मॉडल यूथ ग्राम सभा के कार्यक्रम में जितने भी सारे छात्र, शिक्षक और साथी उपस्थित हैं, सर्वप्रथम मैं सबको इस बात के लिए शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा कि आपने अभी जो विटनेस किया, आपने अभी जो देखा, वो मॉडल यूथ ग्राम सभा गांव में आप में से ज़्यादातर को ये बात पता है कि भारत में एक तीसरे स्तर की सरकार होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी होती है। ये मॉडल उसी गवर्नमेंट के, उसी यूनिट के फंक्शन का था जहां पर कि अपने गांव, अपने समाज के विकास के लिए स्थानीय स्तर पर जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त लोग हैं वो निर्णय लेते हैं। स्थानीय लोग स्थानीय समस्याओं को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। गांव से जुड़ी समस्याएं किस प्रकृति की है, क्या सॉल्यूशन होगा उन समस्याओं का, किस तरह के मानव संसाधन लगेंगे उसमें, इन सब का निर्णय सबसे निचले स्तर यानी ग्रामीण स्तर पर होने से सबसे ज्यादा उपयोगी परिणाम मिलता है। तो इसी के मद्देनजर ये व्यवस्था हुई है कि स्थानीय समस्याएं, चाहे सड़क की हो, नाले की हो, पुस्तकालय, लाइब्रेरी हो, या और मिलते जुलते जो समस्याएं हैं वो उनका बेस्ट सॉल्यूशन लोकल लेवल पे होता है। तो इसी थीम में आज बच्चों ने ये परफॉर्म किया। अलग अलग रूप में समाज की जो मुख्य समस्याएं हैं वो उठाई गई, जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं उसको बच्चों ने हाईलाइट किया, दिखाया काफ़ी अच्छे तरीके से, और हम सभी को ये समझने में मदद की कि अगर ग्राम सभा फंक्शन करती है, अगर वो काम करती है, अगर उनकी जब सभाएं होती है, मीटिंग होती है, तो किस स्तर पर वैचारिक आदान प्रदान होता है, किस स्तर पे समस्याओं को उठाया जाता है और उनका समाधान कैसे निकाला जाता है। तो एक बड़ा ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था हम सभी के लिए। उद्देश्य इसका यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने डेमोक्रेसी के, अपने लोकतंत्र के
जो संवैधानिक ढांचा है हमारा, जिसमें कि जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए एक सही निर्णय खुद से ले सके और इस लोकतंत्र के एक हिस्सेदार बने। लोकतंत्र की भागीदारी, यही भारत जैसे देश की खूबसूरती है कि यहाँ लोकतंत्र में सामान्य लोगों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। ये ग्राम पंचायत स्तर पर जो सभी होते हैं सदस्य, ये सभी निर्वाचित होते हैं, यानी इलेक्टेड होते हैं। तो इतने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा विभिन्न समस्याओं पे चर्चा होना, ये भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है और सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं सभी छात्रों और शिक्षकों का, जिन्होंने काफी मेहनत किया इसके लिए और इस प्रोग्राम को सफल बनाया, उम्मीद करता हूं कि ऐसे आयोजन जो हमें वास्तव में कुछ सिखा सके, जो हमें वास्तव में हमारे रूट से जोड़ सके, हमारे गांव से जोड़ सके, ये हम सभी को जानना चाहिए। और चाहे जीवन के किसी भी पड़ाव पे हम कहीं भी हों, हमें अपना योगदान अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जड़ के लिए, अपने रूट के लिए जरूर देने के लिए तैयार रहना होगा। तो धन्यवाद आप सभी का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज के इस मॉडल यूथ ग्राम सभा के कार्यक्रम में जितने भी सारे छात्र, शिक्षक और साथी उपस्थित हैं, सर्वप्रथम मैं सबको इस बात के लिए शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा कि आपने अभी जो विटनेस किया, आपने अभी जो देखा, वो मॉडल यूथ ग्राम सभा गांव में आप में से ज़्यादातर को ये बात पता है कि भारत में एक तीसरे स्तर की सरकार होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी होती है। ये मॉडल उसी गवर्नमेंट के, उसी यूनिट के फंक्शन का था, जहाँ पर कि अपने गांव, अपने समाज के विकास के लिए स्थानीय स्तर पर जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त लोग हैं वो निर्णय लेते हैं। स्थानीय लोग स्थानीय समस्याओं को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। गांव से जुड़ी समस्याएं, जहाँ पर कि अपने गांव, अपने समाज के विकास के लिए स्थानीय स्तर पर जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त लोग हैं वो निर्णय लेते हैं। स्थानीय लोग स्थानीय समस्याओं को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। गांव से जुड़ी समस्याएं किस प्रकृति की है, क्या सॉल्यूशन होगा उन समस्याओं का, किस तरह के मानव संसाधन लगेंगे उसमें, इन सब का निर्णय सबसे निचले स्तर यानी ग्रामीण स्तर पर होने से सबसे ज्यादा उपयोगी परिणाम मिलता है। तो इसी के मद्देनजर ये व्यवस्था हुई है कि स्थानीय समस्याएं, चाहे सड़क की हो, नाले की हो, पुस्तकालय, लाइब्रेरी हो, या और मिलते जुलते जो समस्याएं हैं वो उनका बेस्ट सॉल्यूशन लोकल लेवल पे होता है। तो इसी थीम में आज बच्चों ने ये परफॉर्म किया। अलग अलग रूप में समाज की जो मुख्य समस्याएं हैं वो उठाई गई। जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं उसको बच्चों ने हाईलाइट किया, दिखाया काफ़ी अच्छे तरीके से, और हम सभी को ये समझने में मदद की कि अगर ग्राम सभा फंक्शन करती है, अगर वो काम करती है, अगर
उनकी जब सभाएं होती है, मीटिंग होती है, तो किस स्तर पर वैचारिक आदान प्रदान होता है, किस स्तर पे समस्याओं को उठाया जाता है और उनका समाधान कैसे निकाला जाता है। तो एक बड़ा ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था हम सभी के लिए। उद्देश्य इसका यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने डेमोक्रेसी के, अपने लोकतंत्र के जो संवैधानिक ढांचा है हमारा, जिसमें कि जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए एक सही निर्णय खुद से ले सके और इस लोकतंत्र के एक हिस्सेदार बने। लोकतंत्र की भागीदारी, यही भारत जैसे देश की खूबसूरती है कि यहाँ लोकतंत्र में सामान्य लोगों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। ये ग्राम पंचायत स्तर पर जो सभी होते हैं सदस्य, ये सभी निर्वाचित होते हैं, यानी इलेक्टेड होते हैं। तो इतने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा विभिन्न समस्याओं पे चर्चा होना, ये भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है और सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं सभी छात्रों और शिक्षकों का, जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया इसके लिए और इस प्रोग्राम को सफल बनाया, उम्मीद करता हूँ कि ऐसे आयोजन जो हमें वास्तव में कुछ सिखा सके, जो हमें वास्तव में हमारे रूट से जोड़ सके, हमारे गांव से जोड़ सके, ये हम सभी को जानना चाहिए। और चाहे जीवन के किसी भी पड़ाव पे हम कहीं भी हों, हमें अपना योगदान अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जड़ के लिए, अपने रूट के लिए जरूर देने के लिए तैयार रहना होगा। तो धन्यवाद आप सभी का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। एक बार पुनः धन्यवाद। Thank you so much, Principal Sir. Now, I would like to call Shri Krishanu Roy Sir for vote of thanks. Good afternoon to everyone. Good afternoon to everyone. Today we all witnessed a very meaningful and beautiful model, your Gram Sabha program. And now it is my privilege to propose the vote of thanks. This program helped us to learn how leaders discuss important issues and make decisions for the community. I would like to express my heartfelt thanks to our respected Principal Sir for your valuable presence and inspiring support. My special thanks to the SST department, especially Ankit Kumar Sir and Suraj Upadhyay Sir for guiding and coordinating the program so well. I would also like to thank Arun Maravi Sir for the wonderful and creative stage decoration. Special thanks to class 8, 9 and 11 students for participating in Model Youth Gram Sabha. A big thank to all the participants for your confidence, hard work and excellent presentation, and cameramen also. I also thank all the teachers, duty staff members, workers and everyone involved in the organizing this event. My sincere thanks to all the students for maintaining discipline, listening carefully and supporting the program. Lastly, thanks to everyone who contributed directly or indirectly in making this program successful. Thank you and have a wonderful day ahead.